करता मार करता दू हो इतिहास के इतिहास की किताब है इतिहास न जी शुरू से पाठ का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। कह रहा है देखिएगा ध्यान से, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसे आधुनिक काल में समाज एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल के मतलब आजकल समाज को एक नया आवाम दिया है। एक नया आवाम, अगर यही जगह मान लो मूल शब्द लिख ले रही तो नया आवाम कहता तो नया शब्द दिया है। नया मान लीजिए शब्द के बाद में क्या हो जाएगा, अभिधारणा दिया है, रीति रिवाज। 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमो उत्कर्ष पर था। पूंजीपति वर्ग लोग जो थे मजदूर लोग को दबा रहे थे। क्या कर रहे थे? दबा रहे थे। कहने का मतलब मजदूर लोग का कोई शासन नहीं था, जो था पूंजीपति वर्ग का शासन था। कह रहे आगे कि उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में विचारधारा ने अग्रणी भूमिका आगे की तरफ भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यहाँ पर देख कह रहा है कि स्वामित्व के जगह पर सामूहिक स्वामित्व, क्या सामूहिक, तथा चाहे या धन के समान पर वितरण का जोर देता था। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता। कैसा चाहता है? शोषण उन्मुक्त। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार, सरकार का क्या हो? एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता। निजी माने केवल हमारा नहीं होगा, पूरा समाज का होगा। अगर हम जो भी उत्पादन करते हैं तो केवल हमारा नहीं होगा, पूरा समाज का होगा। करे कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप हुआ। उद्योग धंधा, कल कारखाना 18वीं शताब्दी में बढ़ चुका है। हाँ, औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। आज भी जापान में जाइएगा ना तो औद्योगिक सबसे कम है, लेकिन अपना घरेलू कार्यक्रम का है सबसे अधिक है। जितना लोग घर पर बैठकर सब सामान बना लेते हैं उतना उद्योग धंधा में नहीं बनता है। औद्योगिक क्रांति ने हो गया है ना जी, परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर, माने छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब छोटा छोटा उद्योग, स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के
फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया। करे कि यूरोप में विभिन्न देशों के धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी, कहने का मतलब हम काम कर रहे हैं तो हम अपना, कहने का मतलब ये सब घर द्वार में जो काम करते हैं तो 300 रुपये हम लेंगे, लेकिन वहां पर वही नियत रखेगा कि 250 देंगे, कि आपको 200 देंगे, कि आपको 500 देंगे, लेकिन आपको काम करना है। पूंजीपति वर्ग है तो आपको काम क्या करना है, करना ये। अब 250 देंगे कि 200 देंगे, सबको बराबर देंगे, लेकिन रुपया कौन करेगा, तो मालिक करेगा। कल कारखाना उद्योग धंधा का जो है पूंजीपति वर्ग का वही मालिक करेगा। आगे कहाँ है जी। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति का हो गया, गिरने लगा, क्योंकि वो स्वयं मालिक हो गया। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था, माने काम करने वाले का, परिश्रम करने वाले का कोई अधिकार नहीं था, और उनका क्रूर शोषण हो रहा था है जी, है कहाँ है, पहले का बात कर रहा है। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे। दो परस्पर विरोधी तथ्य, जैसे एक नरम दल एक गरम दल होता है ना, तो एक सामाजिक हो गया कि हम लोग इतना माने अपने में बना लिए कि हम लोग काम करने नहीं जाएंगे, एक तरफ ये हो गया और एक तरफ वो हो गया। प्रथम पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही। पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती जा रही थी, मजबूत। मध्यम, कहने का मतलब अगर आदमी काम करता है तो एक दिन में मान लीजिए कोई साड़ी निकालना है तो 20 पीस निकालेगा, लेकिन वही जब मशीन निकाल रहा है तो हजारों निकाल सकता है। तो इसी प्रकार वो लोग का विकास होता गया। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। द्वितीय, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा। जो शरीर से परिश्रम कर रहे थे उसका आर्थिक स्थिति का हो रहा था, खत्म हो रहा था। पतन का मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य। मान लीजिए हम लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे, भूखमरी आ गया है, जो फिलहाल अभी चल रहा है, देखिए चल रहा है ना जी। मान लीजिए डेली जो कमा कर अगर खरीदने वाला है तो काम ही नहीं चल रहा है। रिक्शा ड्राइवर है एक, रिक्शा अगर भर दिन रिक्शा चलाता है तो शाम को क्या करता है, अपना चावल खरीद कर लाता है। वही भूखमरी है, आज वही आ गया है, लेकिन मान लीजिए अपने मन से है काजी। देहात में थोड़े भूखमरी आएगा, आएगा आराम से घूमिए, फुटबॉल खेलते रहिए। आगे कह रहा है कि मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं। अपने संगठन बनाने का क्या था, अधिकार नहीं था, मालिक का ही अधिकार था। कहने का मतलब पूंजीपति वर्ग का ही अधिकार था। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित। माने अगर हम पूंजीपति वर्ग का काम कर रहे हैं तब तो भोजन चलेगा, नहीं करेंगे तो भोजन नहीं चलने वाला है। इस प्रकार कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। पहला वर्ग है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन लिखिए। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में
बांटा गया और उस वर्ग के नाम लिखे, और उस वर्ग के नाम लिखे। कितना कष्ट हुआ देखा जाए। अभी क्वेश्चन खाली बोले के तब लिखे के भी पड़ता। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में बांटा गया और उस वर्ग के क्या लिखे, नाम लिखे। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 वर्ग। कितने वर्ग में बांटा गया है, 2 वर्ग। दोनों वर्ग का नाम लिख देना जी। पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग, देख लिया जाता है, फ्रेश दिखाई देता ना, पर में खड़ा होकर देखो तब बुझाए। 2 में श्रमिक वर्ग। पढ़ा जाए, बहुत फ्रेश दिखाई देता। जिम को कहते नहीं बड़े चलता है, फाट जाई। अतना दामी मोबाइल ना, 7,000 के मोबाइल है। सोचा रही थी है 15-16 हजार के ना, थोड़ा करती जाए लिखावट है, फाट जाएगा। लोड होता ना, का हो गई यूट्यूब पर टोटल चल जाए। जे जाना था ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर चेनारी हुए ना, लिंक खोली हो, सब कोई खोल दी। चेनारी से बनावल बा, ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर चेनारी से। अपना यूट्यूब पे खोल देखना है आई तो जे जानी लिंक हुआ ना, यही ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर डालबो, ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर डालबो तो बहुत ही आ जाई। चेन्नई आ जाई, लखनऊ आ जाई, बनारस आ जाई, चेनारी डाले के बता जाए। कह रहे हैं आगे कि जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, राष्ट्र माने देश वाला ना, देशभक्त विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। किसका, देखिए, देशभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन माने नया होगा ना, विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन लिखिए, समाजवाद क्या है। नया बात तो वो है, इतना नंबर नहीं चला था। समाजवाद क्या है। सर बोली, देशभक्तों विचारकों और लेखकों का और लेखकों ने एक नया मार्गदर्शन अपने माध्यम से, किस माध्यम से, अपने माध्यम से प्राप्त किया, जिसके कारण, नया ही का हो इतना में, जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन पोस्ट में नया कर लेना ना, एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन हुआ। एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन हुआ जिसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते। टोटल किताब से ना पेपर पर लिखा रहेला कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे। देख लिया जा, लिखा रहेला ना जी। आगे कर रहा है, लिखा गया जी। बुझाता ना राइटिंग, ऐसा ही राइटिंग बनी। हाँ, एकरा में वो सब हमार पढ़े वाला लड़का टोटल पढ़ लिया राइटिंग। इनका वाला ही बोला का बोलिए मत जी जी का। कलम दिया तन का आई जा लिखो फेगो नहीं के अरे ढेर हो जी ऊपर से। अच्छा है आगे बोला था क्या हो, कहाँ से हो? इन विचारकों में सेंट साइमन, हॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विचारक में देखा नाम भाई जना के सेंट साइमन, हाँ देशभक्त वाला जा, हॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स। यूरोप का हाँ ये सब एको हमनी के देश के नाम नहीं है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूंजीपति वर्ग से थोड़ा हटकर अपना सिद्धांत, नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स से पश्चात का समाजवाद। माने मार्क्स से पूर्व माने पहले के, आप पश्चात माने बाद। मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन एवं किसका नाम दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी। क्या थी? आदर्श माने खराब होला, जान लो ना। अच्छा। तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। उनके कार्यक्रम की प्रकृति क्या थी? अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। माने अधिकतर कहाँ के थे ये लोग? फ्रांसीसी माने फ्रांस के रहने वाले थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते
ये लोग क्रांति करना नहीं चाहते थे, झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहते थे, शांतिपूर्ण। अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे, संघर्ष नहीं करना चाहते थे, आराम से एकदम संपन्न से सुखी से बिताना चाहते थे। यूटोपियन समाजवादी के विषय में पढ़े क्या गिलो। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का निभौले रहनो, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। क्या था? सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन, शोषण माने दबाना नहीं चाहिए किसी को, मिलजुल कर, इसका यही सिद्धांत था कि मिलजुल कर रहे, प्राकृतिक संसाधन के समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मैंने कमजोर वर्ग के, जिसके पास धन नहीं है, उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक उसके कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। इसके कहने का मतलब था कि कोई भी अगर व्यक्ति काम करता है तो उसके क्षमता के अनुसार उसको पैसा दिया जाए, उसके कार्य के अनुसार। वह कितना कार्य करता है, 4 घंटा करता है तो 4 घंटा के अनुसार मिलना चाहिए, 8 घंटा करता है तो 8 घंटा के अनुसार मिलना चाहिए। ये नहीं कि 8 घंटा कर रहा है और 4 घंटा के पैसा दिया जाए, जोर जबरदस्ती। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। क्या था? नमो टेढ़े रहेला। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था, माने उद्योग धंधा का था, विरोधी था, तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, छोटे नगर कस्बों में, छोटा यूनिटी में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फंगास बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना का हो गया असफल। ये सोचा कि किसान लोग को, जो मजदूर वर्ग है, ऐसा ही लोग को एक योजना बनाया जाए कि आराम से काम करे और पैसा भी अच्छे से मिल जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे पैसा देने में। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला था। कौन था? लुई ब्ला। यह राजनीति में भी हिस्सा ले लिया था, माने राजनीति भी कर। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। सुधार कार्यक्रम क्या थे? अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक, पहले क्या है? राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस में बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन, उद्योगपति का था? रॉबर्ट ओवन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की। वैतनिक माने वेतन, अच्छा तरीका से वेतन प्राप्त किया। फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था, मुनाफा अधिक बढ़ गए। ऐसे कि अच्छा तरीका से काम कराई तो अधिक मजदूर रोजगार करियन, आ काम भी अधिक होई तो मुनाफा अधिक होई। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक, यानी संतुष्ट परिश्रम करने वाले ही क्या है? वास्तविक श्रमिक है। श्रमिक माने परिश्रम करने वाले, अपने शरीर से परिश्रम करने वाले। श्रमिक के मतलब होता है कहाँ से? अपने शरीर से। कोई मशीन से करता है या कोई अपने शरीर से करता है। परंतु उपयुक्त चिंतकों ने
प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है, यह अपना योगदान दिया है। प्रथम ये आरंभिक चिंतक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। ये प्रथम है रॉबर्ट ओवन। क्या है? प्रथम। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे न हो इनसे आगे बढ़ गया। क्वेश्चन लिखिए। मैं के अलावा क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन कौन था? रॉबर्ट ओवन समय तो लागेला लेकिन टोटल क्वेश्चन लिखा जाला है। रॉबर्ट ओवन कौन था? देखो कौन इस विषय में तो आई भी रॉबर्ट ओवन कौन था ऑब्जेक्टिव में क्या में ऑब्जेक्टिव में रॉबर्ट ओवन कौन था? कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। रॉबर्ट ओवन इसी तरह ना जी कौन था? आंसर में लिखिए रॉबर्ट। ये पर है ना? ठीक है ठीक है। रॉबर्ट पढ़े के अनुसार तो हेजिगे हेजिगा रो आवता। हां ठीक है। ब्रिटिश उद्योगपति। एक नंबर ही आ गेल ना? हां जी, ब्रिटिश उद्योगपति। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन ने कहाँ और किस स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की? स्कॉटलैंड के आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड में ना जी। रॉबर्ट ओवन ने कहा फैक्ट्री स्थापना की? तो स्कॉटलैंड। किस स्थान पर? लूनार्क। लूनार्क नामक स्थान पर। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब, कहाँ और
कब कहाँ और किस परिवार में हुआ था? परिवार हम गलती लिख ले में नहीं, आप लोग हर सही से ना परिवार जान के गलती लिख ले, वहाँ ख दिखाई देगा, दूसरा देखेगा तो ऑनलाइन पर, इसीलिए दीर्घ से डाल दिया है। हर सही से कह दे जी तो सीधा ख दिखाई ना दीजिए। पखी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ और किस परिवार में हुआ था? रॉबर्ट वन का जन्म नहीं दिया है, कब कहाँ, इसका मतलब नहीं आता। आंसर लिखिए। कब कहा था पहले ना जी? 1883 में मर रहा नहीं था। 1883 में 1818 में कब कहाँ कह रहा है ना? जर्मनी में राइन प्रांत मन राज्य होला, जानता ला जा आए राइन महासंघ 5 मई 5 मई डाल दे। 5 मई हो गए। ई मई नहीं ना बुझात, 5 बुझाता ना। राइन प्रांत के ट्रियर नगर में किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार। एकरा में एमबी कुल खिंची इतना इतिहास में डालेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ और किस परिवार में हुआ था? तब 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? हमने और इकुल लिखे ना हो यहूदी। हमने कौन परिवार डले? हमने के अपन परिवार ना के, हमने के मौर्य वंश चैन जा मौर्य वंश ये कुल अब कोयरा काठिया सब बन गए ना। पहले मौर्य वंश कहल जाता रहे। अशोक सम्राट जो हम लोग के थे, अशोक सम्राट, वही मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के पिता के क्या नाम थे और वह क्या थे? कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? लिखेगा ना, परिवार भुला जाता है। ना रहता तब याद पड़ता है। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे और वह क्या थे? इतनी खड़ा होकर देखा था नीचे वाला आ गई गाँव में। नहीं भाई साफ है। किधर भाई? कारण नहीं है वो किधर है? ज्यादा आवाज मत निकाला जा। क्वेश्चन कौन है बोला जा? क्वेश्चन नंबर 6 स्टार में डाल देगा तो कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे और वे क्या थे? और वे क्या थे? तो आंसर में क्या हो जाए? बोला जाए किताब में दले बा। हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स वकील थे। क्या थे? वकील। पढ़ लिया जाए तब एक बारे में लिखा जब ना।
ऑनलाइन पे तेरे पढ़ाई होला ना, तो जहाँ लड़का रहता ना पढ़ाई होता तो जिका निष्कर्ष माने कुछ डिस्कस भी होखत जाता तो वो पढ़ाई अच्छा समझ में वाला। आज जवन खाली अब हमनी के अकेले जवन बोल के पढ़ावते जा तो जिका कोई पूछे वाला नहीं खे का जी, पढ़त जाता नहीं जा, लिखत जाता नहीं जा, समझावत जाता नहीं जा, अपन आगे बगल बढ़त जाता नहीं जा। कार्ल मार्क्स के बारे में देखो जो क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। इसके पिता क्या ग्रहण किया था? ईसाई धर्म, बाद में चलकर। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए। 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। किसको नया मोड़ मिला था? उसके पिता के कि कार्ल मार्क्स के? अच्छा, कार्ल मार्क्स के। मार्क्स हीगल के विचार से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। क्वेश्चन लिखो। ये कौन जरूरी है? मार्क्स ने क्वेश्चन मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा ग्रहण किया? आंसर क्या हो जाएगा? बोन विश्वविद्यालय ना। मार्क्स ने, अगला क्वेश्चन, 1836 में किस विश्वविद्यालय में आए थे? मार्क्स ने 1836 में किस विश्वविद्यालय में आए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्लिन। अगला क्वेश्चन, मार्क्स की विवाह कब और किससे? किससे हुई? आंसर हो जाएगा कब भाई रे? 1800 और किससे? जेनी ना जी। कल सुबह 7 बजे। हो गया।
आगे पढ़ जाओ। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचार का आदमी रहे हो मॉन्टेस्क्यू गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। अभी तो पढ़त रहा, पढ़ला के बाद में इनका ध्यान में गई ना जी। वो केकरा से भेंट भइल? फ्रेडरिक एंगल्स से 1844 ईस्वी में। तब इनका कुछ बुद्धि खुलल कि नहीं, श्रमिक वर्ग पर थोड़ा ध्यान देवे के बाद। कहाँ हो? मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक है जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। क्वेश्चन लिखिए। दासो कैपिटल आई बा एक बार और यारे साल आई बका तो ज्यादा दिन नहीं थे हो। आई रहे दास कैपिटल किसकी कृति है? लाइने तो है। दास कैपिटल किसकी कृति है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल, कैपिटल ठीक लिखा था ना? देख लिया था। कब लिखा गया? आंसर का हो जाए 1867। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दास कैपिटल का दूसरा नाम। गलती होता हो, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? क्या हो जाए आंसर में? समाजवादियों की बाइबिल। इस तरह देखिए, केवल बाइबिल भी दे देगा ना तो मार देंगे, ठीक ना? क्योंकि इसका दूसरा नाम ही है बाइबिल। दास कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? बाइबिल। लास्ट क्वेश्चन बोलो।
भूगोल तो है गो पढ़ा एक बार देख ले आज साथे करो तभी पढ़ेगा जा। पढ़ाई तो बते क्वेश्चन बोलिए आगे। क्वेश्चन है मार्क्स के सिद्धांत को लिखे। मिटा दें हो गई। मार्क्स के सिद्धांत को लिखे उतारे में ना लजे नहीं। इसके पास किताब है मार्क्स के सिद्धांत दिया है किताबे में। अगला क्वेश्चन है मार्क्स की सिद्धांत को लिखे। तो आंसर डालेंगे 2 नंबर का है। मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। एक में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। 5 गो है ना जी केवल। 5वां है राज्यहीन और वर्गहीन। राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। समाज की स्थापना।